तो अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा, वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी, और इसके अलावा हमने देखा कि जो पीवी ग्राफ होता है उससे भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब आप जिस स्टेट में पहले थे वापस वहीं आए, यानी वॉल्यूम में चेंज जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा? नहीं, यहाँ पे हमें देखना होगा साइकिल पे। तो अगर आपके पास क्लॉकवाइज साइकिल है या एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क डन देखना होता है। देखिए, जैसे ये है पीवी डायग्राम। अगर ये कोई प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, जिसके अंदर हमने क्लॉकवाइज साइकिल जो है वो यूज़ की है, तो उस कंडीशन पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज साइकिल की बात करूं, तो उस कंडीशन में भी ये वाला एरिया जो है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। बट इसमें देखिएगा, अगर यहाँ पे बात करें क्लॉकवाइज साइकिल के लिए, तो क्लॉकवाइज साइकिल के अंदर जो वॉल्यूम में चेंज है ना, ये वाला जो एरिया है, इसमें आपके पास जो पॉजिटिव डायरेक्शन में वॉल्यूम चेंज है और नेगेटिव डायरेक्शन में वॉल्यूम चेंज है, उसमें जो वर्क डन है वो अलग अलग है। इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क डन ज़्यादा है और नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क डन कम है। इसमें नेट जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज में बात करें, तो एंटी क्लॉकवाइज में रिवर्स डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव वर्क डन ज़्यादा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क डन जो है वो कम है। जो नेट वर्क डन होगा साइक्लिक प्रोसेस में वो नेगेटिव होगा। तो हमें ये याद रखना है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्लॉकवाइज की कंडीशन में नेट वर्क डन पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, जब साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो जो नेट वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, अब इसमें एक डिस्कशन बचता है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी का। तो इंटरनल एनर्जी पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने वहाँ पे बात की थी इंटरनल एनर्जी की। तो किसी भी गैस की थर्मल जो एनर्जी है ना, वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और उसका जो फॉर्मूला होता है, ओके, इंटर एनर्जी का फॉर्मूला N F/R T/2, एफ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो ये होगी। ओके, और काफ़ी कम चेंज होगा तो ये वाला होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगी। ओके, और इसके अलावा हमें याद रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होगा, अगर टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो इंटरनल एनर्जी टोटल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हमें वर्क डन देखना है तो वॉल्यूम पे ध्यान देना होगा, अगर हमें इंटरनल एनर्जी देखनी है तो हमें टेम्परेचर पे देखना होगा। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, whereas work done and heat energy release are path dependent. Internal energy depends on inertial and final state of system. ओके, तो वो इनर्शियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो अब तक के डिस्कशन में हम वर्क डन को, हीट सप्लाई को और इंटरनल एनर्जी को समझ चुके हैं। तो किसी भी प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें जो होती हैं वो उनको समझने के लिए हेल्प करती है। तो अब हम फर्स्ट लॉ को समझ सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक्चुअल में ये है क्या, वो चीज़ समझते हैं। अगर हम एक स्टेट वन और दूसरी स्टेट टू की बात करें, तो स्टेट वन से टू तक हम तीन अलग अलग पाथ समझ सकते हैं। एक पाथ है वन से थ्री और थ्री से टू, एक पाथ डायरेक्ट वन से टू, और एक पाथ है वन से फोर एंड फोर से टू। तो तीनों प्रोसेस के अंदर अगर हम वर्क डन की बात करें तो वो अलग अलग होगा, हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं। और जो हीट सप्लाई होगी वो भी अलग होगी। पर इसमें हम एक चीज़ देखते हैं जो कॉमन होती है तीनों प्रोसेस के अंदर। जब हम हीट सप्लाई और जो वर्क डन है उनका डिफरेंस अगर देखें, है ना, अगर तीनों प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि जो हमने हीट सप्लाई की वो, और जो हमें वर्क डन मिला वो, उन दोनों का जो डिफरेंस था तीनों प्रोसेस के अंदर वो सेम था, और वो जो चेंज था दैट विल बी इक्वल टू
इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि किसी भी प्रोसेस के अंदर जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसका कुछ अमाउंट जो होता है वो वर्क डन के अंदर खर्च हो जाता है, बट उसके बाद जो चेंज होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कहाँ गई, वो एनर्जी जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, तो आपके पास जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट एडेड माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। यानी इस तरीके से फर्स्ट लॉ जो होता है वो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। ओके, तो हमारे पास उसका फॉर्मुलेशन आ गया, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज ऑफ सिस्टम इक्वल टू हीट एडेड क्यू माइनस वर्क डन। ओके, अगर इस लॉ को देखा जाए तो ये एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यानी आपके पास जो हीट आपने सप्लाई की और जो वर्क डन हुआ और जो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो दोनों बराबर होना चाहिए, है ना, ना ही एनर्जी क्रिएट हो रही है यहाँ पे ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जस्ट अ जनरलाइजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पे आपके पास क्यू और डब्ल्यू जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा और जो डेल्टा यू होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और इफ चेंज आर वेरी लेस तो हम इसको लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ये भी लिखा जा सकता है। अब इसको और समझे तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो गिवन एग्जाम्पल में देखा जाए तो इन द सिस्टम शोइन बिलो more heat is added to the system then the system does work। यहाँ पे हमने जो हीट सप्लाई की है सिस्टम के अंदर वो है 150 और जो वर्क डन हुआ है वो 100। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 50 है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो 50 जूल है वो कहाँ गई, तो हम ये देखेंगे कि वो जो 50 जूल होगी दैट इज एडेड टू इंटरनल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें ओके तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हीट रिजेक्टेड है तो सिस्टम पे जो वर्क डन है वो -100 जूल है और जो हीट रिजेक्टेड है वो -150। तो अब देखिए यहाँ पे वर्क डन जो सिस्टम पे हुआ वो 100 हुआ और जो उसने हीट रिजेक्ट किया वो 150 हुआ। तो जो एक्स्ट्रा 50 जो एनर्जी है वो कैसे रिजेक्ट हुई, तो दैट इज लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हीट रिजेक्ट हुई है दैट इज एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ पर कन्वर्ट हुई है हीट के अंदर जो सिस्टम से रिजेक्ट हुई है। तो इन सिस्टम सो इन बिलो मोर हीट फ्लो आउट द सिस्टम देन वर्क इज डन। तो यहाँ पे वर्क डन कम हुआ है और हीट ज़्यादा रिजेक्ट हुई है। ये पॉसिबल कैसे है, उसकी इंटरनल एनर्जी के लॉस पे। यानी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज हुआ है। अच्छा, अगर आपने जो हीट सप्लाई की वो 150 है और जो वर्क डन हुआ वो भी 150, तो इस कंडीशन पे तो टोटल जो हीट सप्लाई है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। यानी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कोई भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, डेल्टा यू ज़ीरो, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो इन द सिस्टम शोइन बिलो द हीट एडेड टू सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी अनचेंज रहेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने स्टडी किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो सिस्टम को टोटल हीट सप्लाई होती है उसका कुछ पोर्शन जो है वो वर्क डन में खर्च होता है और रिमेनिंग जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस passes from state A to B first by means of process 1 and then by means of process 2, in which of process is amount of heat absorbed by gas is greater। यानी ये प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है।
तो हमें पूछा हुआ है कि किस प्रोसेस के अंदर अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई है वो किसके अंदर ज़्यादा है। तो देखिए हमने कहा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो हमें रिलेशन देता है कि जो टोटल हीट सप्लाई है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे ये हीट सप्लाई है, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज है और ये वर्क डन है। देखिए हमने पढ़ा है कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन है, मतलब ये आपके पास पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो जब आप ए से बी जा रहे हो तो चाहे प्रोसेस 1 से जाओ या प्रोसेस 2 से जाओ, दोनों कंडीशन में इंटरनल एनर्जी जो होगी उसमें चेंज बराबर होगा। यानी यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है वो प्योरली डिपेंड कर रहा है वर्क डन पे। यानी अगर आपके पास वर्क डन ज़्यादा हुआ तो हीट सप्लाई जो होगी वो ज़्यादा होगी, अगर वर्क डन कम होगा तो हीट सप्लाई जो होगी वो कम होगी। तो देखिए प्रोसेस 1 के अंदर जो वर्क डन है वो ज़्यादा है। प्रोसेस 1 के अंदर वर्क डन जो है दैट इज़ ग्रेटर देन प्रोसेस इन 2। तो अगर आपके पास वर्क डन ज़्यादा है तो हीट सप्लाई भी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। यहाँ से रिलेशन से देखा तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा क्यू वन जो है, क्यू वन दैट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू टू। ओके, तो प्रोसेस 1 के अंदर हीट सप्लाई ज़्यादा होगी। ओके, तो आप देखते हैं इलस्ट्रेशन 2। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 moles of diatomic gas at 300 केल्विन। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ नंबर ऑफ मोल्स वो है 2, केप्ट इन नॉन कंडक्टिंग कंटेनर इनक्लोज्ड बाय पिस्टन। अब यहाँ पे बोला हुआ नॉन कंडक्टिंग वॉल। नॉन कंडक्टिंग वॉल मीन्स सिस्टम के अंदर हम हीट सप्लाई नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा हीट का। यानी इस कंडीशन के लिए डेल्टा क्यू जो है वो हमें गिवन दिया है 0, गिवन है 0। ओके, तो गैस इज नाउ कंप्रेस टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन, फाइन वर्क डन। ओके, तो अब क्या है, गैस को जो है वो कंप्रेस किया, कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, उसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जो टेम्परेचर है वो 300 से 400 हुआ, यानी यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज होगा डेल्टा टी वो होगा 400 माइनस 300 यानी 100 केल्विन। यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज है वो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। तो हमें पूछा हुआ है वर्क डन कितना होगा। देखिए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो टोटल हीट सप्लाई होगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन। बट हमें पता है कि यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है वो दिया हुआ है 0, यानी यहाँ पे कोई हीट सप्लाई नहीं है, डेल्टा क्यू 0। तो यहाँ पर डेल्टा वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ओके, तो यहाँ पर जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओके, तो अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, नेगेटिव होती है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है यानी पॉजिटिव होगी तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा। ओके, यानी अगर सिस्टम वर्क डन करेगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, अगर सिस्टम पे वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी माइनस, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी, तो वैल्यू रख देते हैं 2 नंबर ऑफ मोल्स, सी वी फॉर डायटोमिक गैस 5/2 आर, और टेम्परेचर चेंज जो है वो 100। ओके, तो देखिए यहाँ से ये जो सॉल्व किया हमें मिला डेल्टा वर्क डन इक्वल टू माइनस 500 आर। ओके, और आर की वैल्यू जो है वो 8.314। ओके, तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 5175 जूल। ओके, 4000
157 जूल, ये हमारे पास टोटल वर्क डन होगा नेगेटिव। ओके, नेगेटिव मतलब सिस्टम पे वर्क डन हुआ है, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। अ सैंपल of an ideal gas is taken from cyclic process ABCDA. It observes 50 joule of heat during part AB। यानी वो ए बी जो प्रोसेस है उसके अंदर डेल्टा क्यू जो है वो 50 जूल है। ओके, और नो हीट इज ड्यूरिंग बी टू सी, यानी इस वाले प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू जो है वो 0 केविन है, यहाँ पे कोई भी हीट सप्लाई नहीं हो रही है। रिफ्लेक्ट 70 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग सी ए, यानी इस प्रोसेस के अंडर बात की जाए तो जो हीट सप्लाई है डेल्टा क्यू, रिफ्लेक्ट मतलब रिजेक्टेड है, वो है -70 जूल। ओके, तो अब हमें पूछा हुआ है कि आगे जो दिया हुआ है वो है 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द पार्ट बी टू सी, यानी इसी प्रोसेस के अंदर जो टोटल ये वाला जो वर्क डन है बी टू सी, वो वर्क डन हमें दिया हुआ है 40 जूल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमें पूछा हुआ है कि फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट बी एंड सी if it is 1500 जूल एट पॉइंट ए। तो अगर पॉइंट ए पर अगर जी इंटरनल एनर्जी दी हुई है तो बी और सी पर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। ओके, देखिए सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रोसेस ए से बी। प्रोसेस ए से बी अगर देखा जाए तो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो उस कंडीशन में वर्क डन 0 आएगा। तो अगर प्रोसेस ए से बी के लिए बात करें तो यहाँ पर डेल्टा वर्क डन 0, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। ओके, हमें बोला हुआ है कि इस प्रोसेस के अंदर जो हीट सप्लाई है वो 50 जूल है, यानी 50 इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। ओके, यानी यू बी इज इक्वल टू यू ए प्लस 50, और यू ए जो है हमें गिवन है वो है हमारे पास 1500। ओके, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी यू बी इक्वल टू 1500 प्लस 50। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1550। तो बी पॉइंट पे हमने इंटरनल एनर्जी निकाली, वो है हमारे पास 1550। तो अब सी पॉइंट पे निकालते हैं कि सी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए प्रोसेस को, प्रोसेस बी टू सी जो दिया हुआ है डेल्टा क्यू 0 है और जो वर्क डन है वो 40 जूल है। ओके, तो जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं बी टू सी के लिए, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है 1550। ओके, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू 0 है, यानी हमारे पास मिलेगा डेल्टा वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। ओके, तो जो वर्क डन है हमें दिया हुआ है वो है 40। बट एक बार देखिए कि जो प्रोसेस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है बी टू सी, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन होगा वो होगा -40। ओके, ये साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्वेश्चन में 40 गिवन है, बट हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा और डायरेक्शन बी टू सी है, जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस यू सी माइनस यू बी। ओके,
तो माइनस ये साइन हट गया, ये हमें मिला 40 इजिकल टू यू सी माइनस 1550, यानी यू सी इजिकल टू, ओके, यू सी इजिकल टू 40 प्लस 1550, ये हो जाएगा हमारे पास 1590 जूल। ओके, तो टोटल यूसी जो हमें मिलेगा वो यहाँ से मिल गया 1590। ओके, तो हमने पार्ट ए देखा जिसमें हमने बी और सी पर इंटरनल एनर्जी फाइंड की। पॉइंट बी पर इंटरनल एनर्जी हमें मिली 1550 और सी पर मिली 1590। अब सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग पार्ट सी टू ए। तो सी टू ए की कंडीशन में आपके पास वर्क डन कितना होगा? तो देखिए यहाँ से सी टू ए में जो हीट रिजेक्टेड है वो हमें दिया हुआ है 70 जूल। वर्क डन पूछा हुआ है, इंटरनल एनर्जी हमें सी और ए पॉइंट पे पता है। तो देखिए प्रोसेस सी टू ए बात करें तो इंटरनल एनर्जी जो है सी पर है 1590, ओके, ए पर है 1500। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है सी से ए में, है ना, देखो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है बाय 90 से। ओके, तो ओके, ओके 90 से। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज हमें मिल गया, तो डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा यू। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। जो हीट सप्लाई है, मतलब हीट जो यहाँ पर दिया हुआ था वो था -70 माइनस, और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो है -90। तो ये हमें मिल गया -70 प्लस 90, यानी फाइनल आंसर आएगा 20 जूल। ओके, तो जो प्रोसेस सी टू ए है उसके अंदर जो टोटल वर्क डन होगा वो 20 जूल होगा। ओके, तो 20 जूल होगा फाइनल आंसर। तो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 4। देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज 1.5 nRT। ओके, तो हमें एक तो ये दिया हुआ है कि मोनोएटॉमिक गैस है जिसके लिए जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है वो गिवन है 1 मोल, यानी यहाँ से बोला हुआ नंबर ऑफ मोल जो है वो गिवन है 1। हीलियम इज केप्ट इन सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए, है ना, वो हमें दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। द सिलेंडर इज क्लोज्ड बाय लाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ओके, तो ये पिस्टन है जिसके लिए एरिया जो है वो हमें गिवन है और ये फ्रिक्शनलेस है, और यहाँ से बोला हुआ है नेक्स्ट, द गैस इज हीटेड स्लोली in a process during which total 42 जूल हीट इज गिवन टू गैस, यानी यहाँ पे जो हीट सप्लाई है डेल्टा क्यू वो है 42 जूल। ओके, तो सिस्टम को एनर्जी दी हुई है तो जो हीट सप्लाई है वो हम पॉजिटिव लेंगे। इफ टेम्परेचर राइज थ्रो 2 डिग्री, फाइंड डिस्टेंस मूव बाय पिस्टन, एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से पूछा हुआ है कि जब हम यहाँ पे इसे इतनी एनर्जी देंगे तो पिस्टन जो है वो कितना मूव होगा। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जब पिस्टन मूव करेगा तो यहाँ पर जैसे वो यहाँ से यहाँ मूव करता है, ये पोर्शन जो है वो एक्स से जो मूव कर रहा है और उसका एरिया ए है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो होगा यहाँ पे ए इंटू एक्स। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें पता है डेल्टा डब्ल्यू
इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। ओके, डेल्टा यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा क्यू भी गिवन है। यहाँ पे हमें वर्क डन को लिखना है पी डी वी, और डी वी यहाँ से आएगा ए एक्स इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। ओके, और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रोसीजर को, देखिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला हमारे पास है 1.5 एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी 2 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 8.3 और नंबर ऑफ मोल्स 1। तो यहाँ हमने सॉल्व किया तो हमें डेल्टा यू जो है वो मिला 24.9। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट लॉ यूज करें तो हीट सप्लाई हमें दी हुई है 42 जूल। वर्क डन बाय गैस हमने यहाँ से निकाला, वर्क डन बाय गैस डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू हमें गिवन है 42 जूल, और जो इंटरनल एनर्जी है हमने निकाला है वो है 24.9। तो हमें वर्क डन मिल गया 17.1। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे वर्क डन हमारे पास आएगा P, ओके, ए एक्स, ओके, इज इक्वल टू 17.1। तो यहाँ से x आ जाएगा 17.1 अपॉन, देखिए प्रेशर हमें दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, यानी वो हो गया 10⁵ इंटू, ओके, ई की वैल्यू जो है वो 8.5 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमें मिलेगा 17.1 अपॉन 8.5 इंटू 10। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.2। ओके, तो हमारे पास जो मूवमेंट होगा वो होगा 0.2 मीटर। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो JEE मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है पीबी ग्राफ, और दो प्रोसेस दिए हुए हैं ए और बी, इनर्शियल और फाइनल पोजीशन के बीच। तो फॉलोइंग फिगर शोज two process A and B for gas. If delta Q and delta QA or delta QB are the amount of heat observed by system in two cases, delta UA or delta UB are changes in internal energies respectively, then which of following statement is true? ओके, तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो देखिए इनर्शियल और फाइनल कंडीशन में बात करें तो हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी प्रोसेस ए और बी दोनों के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज बराबर होगा, यानी डेल्टा यू ए विल बी इक्वल टू डेल्टा यू बी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो वैसे हट जाता है। ओके, अब दो पॉसिबिलिटी है सी ऑप्शन और डी ऑप्शन की। देखिए हमने कहा था कि जो हीट सप्लाई है वो पाथ पे डिपेंड करेगी, और इस वाले केस के लिए जो हीट सप्लाई होगी दैट विल डिपेंड्स ऑन वर्क डन। ओके, यहाँ पे जिस प्रोसेस के लिए वर्क डन ज़्यादा होगा उसके लिए हीट सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो वर्क डन इन प्रोसेस ए है दैट इज ग्रेटर देन वर्क डन इन प्रोसेस बी। तो यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सी। ओके, तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ओके, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो है तुम्हें ट्राई करना है, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे different type of process of thermodynamics. Hello friends, today we are going to start a new section that is thermodynamic process. तो लास्ट सेक्शन के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टडी कर चुके हैं। उसके अंदर हमने हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन से रिलेटेड उसके साइन वगैरह पढ़े, और इसके अलावा फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हमने पढ़ा। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी सिस्टम की स्टेट में जो चेंज होता है
वो इंटरनल एनर्जी में चेंज या हीट सप्लाई की वजह से होता है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का आइडिया जो है वो हमने लास्ट सेक्शन में भी लिया हुआ है। हमने कहा था कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो पाथ होते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द पाथ फॉलो बाय द सिस्टम इन विच सिस्टम गेट न्यू थर्मोडायनेमिक स्टेट। ओके, मतलब उसके अंदर जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, उसके अंदर चेंज आता है, तो उस पाथ को जो है वो हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। और वो जो स्टेट के अंदर चेंज आता है वो वर्क डन, इंटरनल एनर्जी में चेंज या हीट सप्लाई की वजह से आता है। तो आगे हम इन्हीं प्रोसेस की बात करेंगे। ओके, तो कुछ कॉमन प्रोसेस हैं उनको हम सबसे पहले देखते हैं। तो जो सबसे कॉमन प्रोसेस है, देखिए वैसे तो हमने कहा कि हीट सप्लाई, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में चेंज की वजह से प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस तो इनफाइनाइट हो सकता है। बट कुछ जनरल कंडीशन के लिए हमने चार प्रोसेस जो है वो हमने देखे हैं। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हमने चार प्रोसेस जो बोले हैं उनमें सबसे पहला है एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो ज़ीरो होता है, यानी इनके लिए जो डेल्टा क्यू होगा, हीट सप्लाई जो होगी वो ज़ीरो होगी। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन सिंपल होती है। आपसे बोला गया कि एक सिस्टम है या कोई एक सिलेंडर है जो जिसकी जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक दी हुई है, यानी परफेक्टली इंसुलेटिंग दी हुई है। तो उस कंडीशन के अंदर जो सिस्टम होगा वो एडियाबैटिक होगा। इसके अलावा और कुछ आइडेंटिफिकेशन भी होती है। मतलब सिस्टम अगर इतना फास्ट हो कि उस सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही ना मिले, तो उस कंडीशन में भी सिस्टम जो है वो एडियाबैटिक हो सकता है। मतलब जनरल आइडिया है कि क्या अगर सिस्टम की बाउंड्री कंडक्टिंग है तो क्या उस कंडीशन में भी एडियाबैटिक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर सिस्टम जो है वो काफ़ी फास्ट एक्सपेंड हो रहा है या काफ़ी फास्ट कंप्रेस हो रहा है तो उस कंडीशन में वो भी एडियाबैटिक हो सकता है। ये कंसेप्ट जो है वो हीट ट्रांसफ़र का है। ओके, तो अगर बोला हुआ है कि डेल्टा क्यू जीरो है, सिस्टम की बाउंड्री एडियाबैटिक है, मतलब परफेक्टली इंसुलेटिंग है, या बोला हुआ है कि जो सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट है, प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट है, तो वो भी एडियाबैटिक हो सकता है। इस चीज़ को हमने साउंड वाले चैप्टर में भी देखा था, जहाँ हमने लैप्लास करेक्शन में ये चीज़ देखा था कि जो साउंड जब ट्रेवल करता है तो साउंड ट्रेवल इतना फास्ट होता है कि वेव को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिलता। तो वहाँ पे हमने उस हीट साउंड ट्रेवल को एडियाबैटिक प्रोसेस माना था और वहाँ पे हमने करेक्शन किया था। ओके, अच्छा, सेकेंड प्रोसेस जो है जिसमें हम देख रहे हैं वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ऐसे प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं उन्हें। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन सिंपल है। अगर आपसे बोला हुआ है कि सिस्टम की बाउंड्रीज जो है वो फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस जो हैं वो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमें पता चल जाएगा कि एक बॉक्स है जिसमें बोला हुआ है कि मूविंग कोई पार्ट है ही नहीं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ऐसे प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब अगर सिस्टम की बाउंड्री फिक्स्ड है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम में चेंज आएगा नहीं, तो ऐसे प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेस जिनमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। समझ रहे हैं? प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा ये चीज़ समझिए। देखिए एक एग्जांपल से बात करते हैं। अगर आप एक बलून की बात करें, उस बलून के अंदर अगर आपने कुछ एयर जो है वो पहले ही उसमें ब्लो कर रखी है, तो अगर बाहर का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और अगर बलून जो है उसकी बाउंड्री जो है वो मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, यानी उसके अंदर का जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ओके, अब अगर इस कंडीशन में अगर आप एयर ब्लो करोगे तो जो बलून है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट एक बात समझिए, सराउंडिंग का प्रेशर जो है वो अभी भी पी नॉट है, और अगर इसकी बाउंड्री इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अंदर जो प्रेशर है वो भी पी नॉट होगा। तो ये एक एग्जांपल है आइसोबैरिक प्रोसेस का। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इतना याद रखिएगा कि अगर
क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सिस्टम की बाउंड्री जो है वो फ्री टू मूव है, तो ऐसे सिस्टम जो है वो आइसोबैरिक होते हैं। आपसे बोला हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने एक पिस्टन लगा रखा है। ओके, आपने क्या किया है, एक ये जो सिलेंडर है उसमें ये पिस्टन लगा रखा है, और बोला हुआ है कि जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है, वो फ्री टू मूव है। तो उस कंडीशन में जब हम इट्स अप्लाई करेंगे तो पिस्टन मूव करेगा, है ना। तो जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। तो अगर उस कंडीशन में कोई अरेंजमेंट और दूसरा नहीं दिया हुआ, वो बोला हुआ है कि जो बाउंड्री है वो फ्री टू मूव है, तो उस कंडीशन में जो प्रोसेस होगा वो आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है दैट इज पी डी वी, और इंटीग्रेशन करेंगे, पी कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी, ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा उसका इसमें। ओके, अच्छा एक और प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो प्रोसेस नाम से ही पता चलता है वैसे तो, कि आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी ऐसे प्रोसेस जिनमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। यानी इनमें टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। पर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ तो और क्या तरीके हो सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो देखिए एक बात समझिए, अगर हम सिस्टम को हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में जो है वो चेंज आएगा। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। तो हम कैसे बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। बट ड्यूरिंग प्रोसेस अगर सिस्टम को इतना टाइम मिले कि वो इंटरनल एनर्जी जो है उसको हीट रिजेक्शन या हीट सप्लाई में या वर्क डन के अंदर कन्वर्ट कर ले, तो जितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो वर्क डन या हीट सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इंटरनल एनर्जी जो पहले थी बाद में भी वही हो जाएगी, है ना। अगर आपने उसको हीट दी, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, पर जितना चेंज आया वो उसने उन्हीं फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर दिया, तो टेम्परेचर जो है वो वही रहेगा, इंटरनल एनर्जी वही रहेगी। तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। तो अगर प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो हो तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेस जो काफ़ी स्लो होते हैं उसके अंदर सिस्टम को टाइम मिलता है कि वो अ, मतलब उसको इंटरनल एनर्जी को हीट में या वर्क डन में कन्वर्ट कर पाए और कांस्टेंट रह पाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कंसीडर करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रोसेस काफ़ी स्लो दिया हुआ है तो आइसोथर्मल होगा। तो अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई है जो हमें बताएगा कि सिस्टम जो प्रोसेस है वो किस तरीके का है। अगर सिस्टम जो है वो मतलब प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट है तो वो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर सिस्टम की बाउंड्री जो है वो फिक्स है तो होगा आइसोकोरिक। अगर सिस्टम के अंदर बाउंड्रीज जो है वो फ्री टू मूव बोली हुई है तो होगा आइसोबेरिक। और बोला हुआ है कि सिस्टम जो है वो काफ़ी स्लो है तो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है कॉमन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। तो इसके आगे जो है वो हम इन प्रोसेस को डिटेल के अंदर एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो हम देखेंगे, और इसके अलावा इनके इंडिकेटर डायग्राम जो है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो लास्ट सेक्शन के अंदर हम चार बेसिक जो हैं उन प्रोसेस की बात कर चुके हैं, हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन देखी। तो अब इंडिविजुअल इन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो इन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जनरल मतलब याद रखने का एक तरीका बताता हूँ कि हमने फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था जो डेल्टा क्यू होता है, देखिए यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो सिंपल सा है कि एक आइडिया लेते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल में कनेक्ट करना चाहूँ तो ऐसे कर सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू है उसे अज्यूम करो आपकी पॉकेट मनी जो आपके घर से आपको मिलती है। तो अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ कि डेल्टा क्यू जो है, जो हीट है दैट इज़ मनी, और डेल्टा क्यू मतलब हीट ट्रांसफ़र जो है वो पॉकेट मनी है जो तुम्हें घर वालों से मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हें मिलेगी तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, अगर तुम उन्हें दोगे तो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा क्यू जो है उसको हम एज अ पॉकेट मनी कंसिडर करेंगे। तो जब आपको पॉकेट मनी मिलती है तो उसका हम क्या करते हैं,
कुछ पार्ट जो है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग खर्च कर देते हैं, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो हमारी सेविंग होती है। ओके, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वर्क डन एज अ एक्सपेंस, मतलब वो चीज़, वो अमाउंट ऑफ मनी जो हमने खर्च कर दिया, और उस खर्च के बाद जो अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास बची, दैट इज इंटरनल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम कीजिए कि अगर आपको 100 रुपये जो है वो एज ए पॉकेट मनी मिले, और आपने उसमें से 70 रुपये जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर खर्च कर दी, तो उस कंडीशन में जो हीट सप्लाई है वो कितनी होगी, वो होगी 100। ओके, उसका जो आपने एक्सपेंड किया वो कितना है, 70। यानी आपने वर्क डन जो किया वो कितना है, 70। तो अब आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, मतलब आपकी सेविंग कितनी है, तो हम वो सिंपली देख सकते हैं 100 - 70 दैट इज 30। वो आपके पास क्या है, वो आपकी सेविंग है। ओके, तो इस चीज़ को हम आगे जितने भी प्रोसेस हैं उसमें कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी डेल्टा वी ज़ीरो, वी कांस्टेंट, तो वर्क डन जो आएगा वो ज़ीरो आएगा। यानी समझ रहे हैं, वर्क डन ज़ीरो इसका मतलब, एक्सपेंस बिल्कुल नहीं है, खर्चा बिल्कुल नहीं हो रहा। ओके, इन प्रोसेस के अंदर जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो सीवी लेंगे। तो ये तो हमने पहले भी कहा था, मोलर सीवी क्या होता है, दैट इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीवी जो होगा वो यहाँ पे कंसिडर होगा, तो हम जब हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास एन जी डेल्टा टी। तो वहाँ पे सी जो होगा वो हम सी वी लेंगे। ओके, तो सी वी जो है वो हमने के टी जी में देखा हुआ है, जो सी वी होगा वो होगा F/2 × R। तो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, तो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला वो होगा एन सी वी डेल्टा टी। अब सी वी आप याद रखिए, मोनोटोमिक, डायटोमिक, उसके अकॉर्डिंग सी वी की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, तो आपको F/2 R रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उस गैस की है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमने कहा कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो है, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओके, यानी इस प्रोसेस के अंदर आपके पास डेल्टा क्यू जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। मतलब ये इस टाइप का स्टूडेंट है कि जितनी भी पॉकेट मनी इसको मिलती है वो उसमें से खर्च कुछ भी नहीं करता, वो सारी अपनी सेविंग में डाल देता है। ओके, मतलब ये इस टाइप का स्टूडेंट है जो खर्च नहीं करता, जितनी भी पॉकेट मनी इसके पास आती है ये उसको अपनी सेविंग में डाल देता है। तो ये हुआ फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, इसमें वर्क डन जीरो होगा, तो इस कंडीशन में डेल्टा यू या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी होगा। एक और चीज़ देखिए, इस प्रोसेस के अंदर वर्क डन जीरो हो रहा है, यानी इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है। यानी अगर किसी सिस्टम के लिए हमें टेम्परेचर चेंज करना है कुछ अमाउंट से, मीन्स हमें अगर T1 से T2 कोई टेम्परेचर चेंज करना है और हमें ऑप्शन मिले अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। ओके, यही रीज़न है कि हम यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी लिखते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर वर्क डन जीरो होगा, यानी जितनी हीट सप्लाई होगी वो इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो यही रीज़न है कि चाहे प्रोसेस कोई भी हो, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे ये पॉइंट लिखा हुआ है, सिंस डेल्टा यू इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके, सो डेल्टा यू is equal to nc delta t can be used from for any process। ओके, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसके इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम के अंदर जैसे पहला जो है वो पीटी डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर इसमें देखें कि अगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा पी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू
टी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है वो स्ट्रेट मिलेगी, याद रखिएगा ये जो स्केल है वो केल्विन में। ओके, अच्छा वी टी ग्राफ बनाएंगे तो वी जो है वो कांस्टेंट है तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, पी वी ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। यानी ये वो प्रोसेस होता है जिसके लिए स्लोप जो होता है पी वी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ज़ीरो होता है, सिंपल। ओके, पी वी ग्राफ का जो स्लोप आएगा इस केस में वो ज़ीरो आएगा। ओके, तो इसमें और आगे चीज़ें देखते हैं। तो अब बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की। ओके, तो मतलब हमने कहा कि आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिनके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हम अगर नॉर्मल कुकिंग की बात करें तो वो भी प्रोसेस एक आइसोबैरिक होता है, क्योंकि जब बॉइलिंग होती है तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो वो वाले प्रोसेस जो है आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट कुकिंग इन्वॉल्विंग आइसोबैरिक प्रोसेस, that's because the air pressure above the saucepan or frying pan or inside microwave oven remains essentially constant while the food is being heated. ओके, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। तो अब इसमें आइसोबैरिक से रिलेटेड अदर चीज़ देख लेते हैं हम। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक कन्फ्यूजन जो है वो भी क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पे बात की थी इधर, तो ये जो ग्राफ है वो वीपी ग्राफ है। ओके, तो वीपी ग्राफ का जो स्लोप है वो ज़ीरो है। ओके, बट अगर पीवी ग्राफ हुआ तो पीवी ग्राफ की कंडीशन पे जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पे अगर हम पी लेंगे और यहाँ पे भी लेंगे, तो उस कंडीशन में आइसोकोरिक प्रोसेस का जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन बनेगी। यानी पीवी ग्राफ का जो स्लोप होगा, है ना, वो इन्फानेट होगा। ओके, वीपी ग्राफ का जो स्लोप है वो ज़ीरो आएगा, बट अगर पीवी ग्राफ की बात करेंगे तो उसका स्लोप जो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। ओके, तो पीवी ग्राफ की कंडीशन पे जो आइसो कोरिक प्रोसेस होते हैं उनका स्लोप मैक्सिमम होता है। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम फिर इससे आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में और डिटेल देखेंगे। ओके।